नमस्कार। मैं राजवीर सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर इतिहास। आज हम राजस्थान में जो ताम्र युगीन संस्कृतियां हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले जो गणेश्वर सभ्यता है उसके बारे में देखेंगे। गणेश्वर सभ्यता के कुछ नाम हैं, जैसे इसको ताम्र संचय संस्कृति या ताम्र संचय निधि या ताम्रकालीन सभ्यताओं में सबसे प्राचीन, ये इसी के नाम है गणेश्वर सभ्यता के। गणेश्वर को पुरातत्व का पुष्कर भी कहा जाता है। गणेश्वर को क्या कहा जाता है? पुरातत्व का पुष्कर। पुरातत्व का पुष्कर गणेश्वर सभ्यता को कहा जाता है। गणेश्वर जो सभ्यता है वो नीम का थाना तहसील है सीकर में, उसमें स्थित है। गणेश्वर सभ्यता नीम का थाना तहसील सीकर में स्थित है। कांतली जो नदी है उसके उद्गम स्थल के पास में। कांतली नदी है जो एक बरसाती नदी है, ये सीकर जिले में खंडेला की पहाड़ियों से निकलती है। ये आंतरिक जल प्रवाह की जो सबसे लंबी नदी है राजस्थान में, आंतरिक जल प्रवाह की सबसे लंबी कांतली नदी है जो सीकर जिले में खंडेला की पहाड़ियों से निकलती है। उस नदी के पास में गणेश्वर सभ्यता स्थित है। कांतली नदी का जो बहाव क्षेत्र है उसको तोरावाटी भी कहा जाता है। गणेश्वर सभ्यता का जब काल निर्धारण की बात आई तो डीपी अग्रवाल ने रेडियो कार्बन विधि एवं तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर इसका जो काल निर्धारित किया वो 2800 ईसा पूर्व निर्धारित किया। गणेश्वर सभ्यता काल 2800 ईसा पूर्व। जो सभी ताम्र जो सभ्यताएं हैं उनमें सबसे प्राचीन है। ताम्र सभ्यताओं में सबसे प्राचीन जो काल है वो गणेश्वर सभ्यता का है। इसीलिए इसे भारत में ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी भी कहा जाता है। साथ ही यहाँ पर बहुत अधिक संख्या में उपकरण मिले हैं, उस कारण भी इसको ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी कहते हैं। सर्वप्रथम जो उत्खनन यहाँ पर किया था वो रतन चंद्र अग्रवाल के द्वारा किया गया था 1977 ईस्वी में। सर्वप्रथम उत्खननकर्ता कौन था यहाँ पर? रतन चंद्र अग्रवाल। यहाँ कुछ तांबे के उपकरण मिले हैं, जैसे कुल्हाड़े हैं, नीर है, भाले हैं, सुइयाँ हैं, चूड़ियाँ हैं, फरसे। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है मछली पकड़ने का कांटा। इससे ये पता लगता है कि यहाँ पर मछली व्यवसाय होता था। और इससे यह भी पता लगता है कि ये लोग मांसाहारी थे। शाकाहारी तो थे ही थे, साथ में मांसाहारी भी थे। इस सभ्यता की एक बड़ी विशेषता ये है कि यहाँ जो तांबा मिला है, उपकरण मिले हैं तांबे के, वो बड़े शुद्ध हैं। इसमें 99% तांबा है, अर्थात ये तांबे के साथ अन्य धातुओं के मिश्रण से परिचित नहीं थे। यहाँ से जो कर्पीश वर्णी मृदपात्र मिले हैं, कौन से मृदपात्र मिले हैं? कर्पीश वर्णी मृदभांड या मृदपात्र मिले हैं जो काले व नीले रंग से अलंकृत होते थे। जैसे मान लो कोई बर्तन है वो इस तरह से है, तो उसके ऊपर क्या होता कि काला और नीला रंग कर देते थे। मकान पत्थरों से निर्मित हैं। यहाँ जो मकान बनाए गए हैं वो पत्थरों से बनाए गए हैं। ईंटों का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं किया गया। ये भी इंपॉर्टेंट विशेषता होगी कि गणेश्वर सभ्यता में जो मकान है वो पत्थरों से बनाए गए हैं, ईंटों का प्रयोग नहीं किया गया है, क्योंकि ये अरावली जो क्षेत्र है उसके आसपास ये सभ्यता आ जाती है। पूरी बस्ती को बाढ़ से बचाने के लिए कई वर्ताकार पत्थर के बांध भी बनाए गए हैं। इस तरह से वर्ताकार पत्थर के बांध, जैसे ये कोई बस्ती है तो बस्ती के चारों ओर इस तरह से वर्ताकार पत्थर लगा करके और बांध बना दिया गया है ताकि बाढ़ से बचाया जा सके। क्योंकि जो काटली नदी है वो बरसाती नदी है, बारिश में उसमें कई बार बाढ़ आ जाती थी, तो उस बाढ़ से बचने के लिए ये वर्ताकार पत्थर के बांध बनाए गए हैं। ताम्र उपकरणों के साथ साथ यहाँ लघु पाषाण उपकरण भी प्राप्त हुए हैं, जिससे पता चलता है कि इस समय मानव भोजन सामग्री संग्रही अवस्था में था, यानी भोजन का संग्रहण इसमें करता था। यहाँ से जो तांबा था वो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, जो सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल हैं वहाँ पर भेजा जाता था, तो वो इसके प्रमुख व्यापारिक संबंधी थे। तो इस प्रकार गणेश्वर की सभ्यता समाप्त होती है। धन्यवाद।